देखिए डस्ट ऑफ स्नो, अभी तो मैंने आप लोग को इसका सेंट्रल आइडिया बताए ही, फिर से थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। आओ साक्षी आओ जी, बेटे आए नहीं आज आप, लाइक सब्सक्राइब मत करिए। देखिएगा डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, पता है आपको सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ये है कि डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है और ये बताया है कि जो हमारे लाइफ में लिटिल चेंजेस होती है, छोटी छोटी चेंजेस होती है, उसका हमारे फ्यूचर में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। छोटे छोटे जीवन में जो परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं, उसी से हमारा लाइफ, हमारा जो फ्यूचर होता है उसका निर्माण। किस तरह से देखते हैं, देखिए the poem explains that the little things, ये तो हो गया, it also reflects that hard times in the life will lead to the happier times if we can persist with it. अगर जीवन के मुश्किल दौर में आप अपने हट के साथ या जिद के साथ टिके हुए रहेंगे, ठीक है, जीवन के मुश्किल दौर तो हमेशा आते हैं, सुख और दुख तो आपको पता है सिक्के के दोनों पहलू हैं। आप उस दौर को बड़े ही क्या कहते हैं, हट के साथ, अब हट मतलब कि अगर कोई चीज आपके प्रतिकूल है, आपके फेवर में नहीं है, और फिर भी आप उससे लड़ रहे हो, इसका मतलब कि आप हट कर रहे हो, जिद है तभी तो लड़ रहे हो। जिसके अंदर जिद नहीं वो हथियार डाल देंगे, है कि नहीं। तो आप किसी भी तरह जीवन के मुश्किल दौर में भी अगर दृढ़ता के साथ, हट के साथ, जिद के साथ अगर टिके हुए हो, तो निश्चित रूप से समझिएगा कि जीवन में खुशी का पल भी आगे जरूर आएगा। लेकिन जो वहां टिका ही नहीं रहेगा, खुशी के पल तक पहुंचेगा कैसे, वो तो सीधे यमलोक पहुंच जाएगा। फर्स्ट स्टैंजा देखिएगा, स्टैंजा इसलिए एक एक वर्ड पढ़ के समझना जरूरी है, क्योंकि जब स्टैंजा आएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तब आपको एक एक वर्ड का मतलब पता चलेगा। द वे अ क्रो, the dust of snow shook down on me from the hemlock tree. Yeah. कितना इंटेलिजेंट है यार मिस्टर कूल, वाओ। देखिए डस्ट ऑफ स्नो मतलब कि स्नो के पार्टिकल, जैसे मान लो कोई पेड़ पर, जैसे आप पेड़ के नीचे बैठे हो बेंच पे, ठीक है, लेकिन थोड़ा शिमला पहुंचो, मतलब दिल्ली, और पूरा बर्फ से लदा हुआ वो पेड़ है पूरा, ठीक है, और ऊपर मान लो कि कोई क्रो या कौवा है, और जैसे तेजी से उड़ेगा तो झटकन होगी ना पेड़ में, पूरी शॉक होगा, और उसे क्या होगा, वहां पर जो बर्फ है झड़ करके आपके ऊपर गिरेगी, समझ रहे हैं, ऐसा होगा। तो डस्ट ऑफ स्नो मतलब कि स्नो का पार्टिकल, स्नो के हिस्से। और हैमलॉक ट्री मतलब एक तरह का पेड़ होता है जो बर्फीले इलाके में पाया जाता है। The way a crow, the dust of snow shook down on me from a hammock tree. ठीक है, हेलमेट ट्री जो था उसके ऊपर क्रो बैठा हुआ था, और जिस तरह से उसने हमारे ऊपर बर्फ झड़का, उससे देखिए क्या हुआ। इसमें फर्स्ट स्टैंजा का, ये तो वर्ड वाइज और लाइन वाइज मैंने मीनिंग बताया, लेकिन इसके पीछे जो हिडन मीनिंग है उसमें पोएट क्या कहना चाहता है। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट recounts a small incident that changes his mood. वो खराब मूड में थे, ठीक है, और एक छोटे से इंसिडेंट ने किस तरह से उनका मूड चेंज कर दिया। If it seems very simple, but it has a great significance. Yeah? इसको छोड़ो, इसके नीचे बता नहीं है, ठीक है। The poet was once very depressed and hopeless. He was in a state of sorrow and was lost in his thoughts. He was standing under the hammock tree. वो खड़े थे, सॉरी बैठे नहीं थे. Suddenly a crow that was sitting on a tree shook the tree and the fine particles of snow from the tree fell on the poet. ठीक है, poet डिप्रेस थे, मतलब चिंता में थे, और अपना क्या कहते हैं, दिमाग उनका खराब था कोई ना कोई बात पे, है ना, और एक हैमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे, वो बर्फ से लदा हुआ था। ये अभी कुछ इसी तरह चिंता में पड़े हुए थे, डिप्रेस थे। उसी समय एक क्रो आता है और उस पेड़ पर बैठा रहता है, और वो उस पेड़ को हिला देता है, ठीक है, हैमलॉक ट्री को, जिससे कि बर्फ के कुछ पार्टिकल्स इनके ऊपर गिरते, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। हैज गिवन माई हार्ट एंड सेव्ड सम पार्ट, अ चेंज ऑफ मूड ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम, ठीक है।
इसमें क्या हुआ कि जैसे ही वो बर्फ उनके ऊपर गिरती है उनका मूड चेंज हो जाता है, जैसे कोई नहीं मन को छू जाने वाली बात होती है वैसा होता है। और जो इनका मूड बिल्कुल एकदम नहीं होता करेले के टाइप, जैसा मेरा हमेशा रहता है 2 बजे के बाद, उस टाइप का था, वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। When the soft and cold snow fell on the quiet, जैसे ही वो हल्की और जो ठंडी बर्फ के टुकड़े थे क्वाइट के ऊपर गिरते हैं, it changed his mood from the state of sadness to happiness. दुख से मतलब कि पूरे दुखी थे, तकलीफ में थे, अचानक वो खुश हो जाते हैं। He started feeling soothed means peaceful and refreshed, मतलब वो एक नहीं होता पीस मन को मिल जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पर सड़ रहा हूँ आप लोग को पड़ा के, अचानक इससे बाहर निकलूं एकदम बादल हो, पूरी ठंडी हवा भर रही है और मैं साइकिल पे जा रहा हूँ, तो बस जब तक घर नहीं पहुंचता तब तक तो आनंद, और गेट के अंदर जाने के बाद फिर वही बंधुआ मजदूरी है ना। This simple incident helped him enjoy the remaining part of the day. He thus become happy as it saved his rest of the day from being wasted and held to regret. अब मान लो कि अगर पूरे दिन अगर उसी मूड में रहते तो पूरा दिन खराब हो जाता उनका, लेकिन हेलमॉक ट्री से वो जैसे बर्फ का फाइन टुकड़ा गिरता है, इनका मूड चेंज हो जाता है और ये खुश हो जाते हैं, तो पूरा दिन भी बच जाता है। नहीं कहते आज पूरा दिन खराब हो गया है ना, उसके क्या कहते हैं नथु लाल का चेहरा देख लिया पूरा दिन खराब हो गया, ठीक है। और जैसे कोई आदमी है ना, जैसे कुछ कांड हो जाए, मैंने बिना मतलब का दिमाग खराब करके चला जाए, उसमें एक छोटा बच्चा है बच्ची हो ना, छोटा सा क्यूट सा, मतलब जिसके चेहरे को देख के खुश हो जाता है मन, जैसे कि धरती इसकी बहन है, उसको देखते हैं ना, मैं तो खुश रहता हूँ, वो देख के कभी राजी ना रहती, मुझे पता नहीं क्यों, है ना। हाँ, मेरा तो मन खुश हो जाता है, पता है मैम, भगवान जल्दी ठीक है। बाद में देखिएगा, देखिएगा यहाँ पे जो सिंबलिज्म है, पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोएम, ये याद रखिएगा। पोएटिक डिवाइस ये होता है कि कौन से साहित्यिक शब्द या कविता के कौन से हिस्से इसमें यूज किए गए। हिंदी में जैसे हमने पढ़ते हैं उपमा, ये सब होता है ना, हम लोग जो काव्यांश पढ़ते हैं, तो इसमें सिंबलिज्म जो होता है मतलब उपमा। यहाँ पे हेलमॉक ट्री क्या है, क्रो क्या है, ये जो दो चीज है एक तरह से किसी से कंपेयर किया गया है। मतलब यहाँ पे क्रो एक तरह से हैप्पीनेस का एक तरह से एम्बेसडर है जो बन के आया है। हेलमॉक ट्री जो है वो क्या चीज दिखा रही है, अलग अलग तरह का सिंबल के रूप में उसको दिखाया गया है। आयरनी, अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रियलिटी एंड expectation, between what is said and what is mean, between what appears to be true and what the real truth. Rue is also a plant that is cultivated for its medical use. There is a bit of irony here that the poet refers to the poisonous hemlock and medicinal rue. देखिएगा यहाँ पे आयरनी वर्ड का यूज किया गया है ना स्टेंजा में। आयरनी का मतलब क्या होता है? ऐसे अगर सिंपल अगर मीनिंग जाए तो उसका मतलब होता है कि आदमी थोड़ा रूड होना या तकलीफ में होना, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग अगर डीपली जाए तो इसका मतलब होता है इसमें रियलिटी और एक्सपेक्टेशन, आपकी उम्मीद और वास्तविकता के बीच में जो एक विरोधाभास होता है, जो उम्मीद कर रहे हो और जो वास्तविकता, उसमें तो बहुत अंतर होगा ना। कॉन्ट्रास्ट मतलब की विपरीत चीज वो होता है, उसका मतलब व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज मीन, जो कहा जाए और जो उसका मतलब है, जो उसमें चेंज होता है वही आयरनी चीज है। बिटवीन व्हाट एक्सप्रेस टू बी ट्रू, मानसो एंड द रियल ट्रूथ, ठीक है। जो दिखता सच, जो दिखता है और जो वास्तविक में सच होता है, इन सबों में बहुत अंतर होता है, ठीक है। उसी के लिए यह आयरनी वर्ड यूज किया। Rue is also a plant that is cultivated from its medicinal use. Rue जो है एक तरह का प्लांट है और हेलमॉक ट्री भी एक तरह का प्लांट है। दो तरह के प्लांट भी यहाँ यूज किए गए। Rue मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अगर आप उसको यूज करें तो आपको क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा फायदा होगा।
जबकि हेलमक ट्री जो है एक पॉइजनस ट्री होता है, जहरीला पेड़ होता है, जिसको यहाँ दिखाया गया है। अब आगे देखिए, खत्म हो गया ना, इतना ही होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन आंसर आप देख लीजिए कुछ। आगे बेटा आपका चैप्टर है, मुझे पता नहीं, अरे पहले इसमें दिख तो जाए हमें। फायर एंड आइस, व्हाट अ चैप्टर, मजा आएगा। कर लेंगे, आप लोग को क्वेश्चन आंसर भी भेज रखे हैं, ठीक है ना जी बेटा। तो कुछ नहीं के लिए कौन बोल, क्या क्या क्या, भोली वाला चैप्टर करा दें। आज आप लोग 10th क्लास से पिछली बार थे ना, इट बोली सिंह बोली, बोली तू क्यों ना बोली। एक मेरे पास महान आत्मा आते थे, एक बार मैं रिकॉर्डिंग थोड़ा स्टॉप कर दूं। हर्ष भैया, फायर एंड आइस, ये तो हो गया ना, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही है। हाँ तो बेटा ये नहीं मानेंगे ना आपकी बात से, फीस हमको देते हैं ना। चलो बताओ, बोल बेटा, फायर एंड आइस का बताओ। मैंने बताया था ना आप लोगों को, चैप्टर क्लोज। नहीं नहीं बेटे, फीस आई है, आज फीस आई है, मैं जरूर बताऊंगा, चलो ध्यान दो। फायर एंड आइस, वैसे आज नहीं भी आती तो बताता, ऐसी बात नहीं। या बेटा तो सॉल्व तो करोगे तभी तो होगा ना। नहीं उसको नहीं करना, इनफिनिट वाले में क्यों करोगे। मुझे अभी भी है ना अपने 9th क्लास के स्टूडेंट्स के टैलेंट पे विश्वास नहीं होता, कितने टैलेंटेड है, ऑल टू ऑल स्टूडेंट्स सब अच्छे हैं यार, कमाल, कांट बिलीव इट। बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा ये फायर एंड आइस। देखिए बेटा, central idea of the poem is, the central idea around which the entire poem revolves is that only love, equality, mutual understanding and sympathy for one and all can help in stabilizing peace on the earth। मतलब जो हम लोग मोरल अच्छी चीजें मानते हैं, दूसरे के प्रति प्रेम का व्यवहार रखना, भाईचारा रखना, सिंपैथी मतलब कि सहानुभूति रखना। अब किसी को चोट लग गया, कोई गिर गया, हा 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 गिर गया इसी लायक था, ऐसा नहीं, चलो भाई कोई बात नहीं मैं हाथ दे के उठा लेता हूँ, और उसके बाद ऐसा नहीं कि उसका बटुआ खोस लें, माने अच्छी बातें। तो जो अच्छी बातें हैं उसी से धरती बची हुई है, ठीक है। धरती, प्लीज धरती के बारे में कुछ नहीं, पृथ्वी। द पोएट, मैंने तुम्हारी बहन का इतना अच्छा नाम है ना, मैंने ऐसे तो नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने सच में है ना बहुत अच्छा उसका नाम लगता है धरती का। व्हाट अ नेम। इसके बहुत बड़े बिजनेस का नाम के चीजें ना सब नाम क्या करना पड़ेगा। कोई बात ना, तू अपना बिजनेस खुद खोलिए और सारा नाम अपने नाम पे रखिए। बेटे तेरे पे विश्वास नहीं मेरा क्या। कौन, किसका, इसका। बेटे भोले के मंदिर जाके ना मेरे लिए खराब कुछ ना बोलती है, ठीक है बेटा, इस तरह मैंने तेरे भलाई के लिए कर रहा हूँ, मेरा क्या मिलना है इसमें बेटा, कुछ ना मिलता है भाई, एक गांधी बाबा मिलता है महीने के लास्ट में। अच्छे से खा लिए, ठीक है, और कल कुछ ले आइए। अच्छा, the poet talks about how fire represents desire and can therefore be a cause of the end of the world। और जो फायर है वो किस तरह से जो हमारी इच्छाएं हैं, ठीक है, आदमी का जो विनाश है, इंसान का विनाश है ना, उसका सबसे बड़ा कारण सबसे पहले किसी न किसी विश या डिजायर से होती है। हमारी जो इच्छा है वो हमको या तो विनाश के रास्ते पे ले जाएगी, अगर विश अगर पॉजिटिव वे में है तो अच्छी बात है, और अगर नेगेटिव वे में है या एक्सेस किसी चीज को पाने की इच्छा है तो हमारा विनाश पक्का है।
यहाँ पे जो हमारी विश है, हमारी जो डिजायर है, उसको फायर से रेफर किया गया। ठीक है, हमारी सिंपैथी, हमारा जो अफेक्शन है, अपने भाईचारा, ब्रदरहुड है, इसको आइस से रेफर किया गया। He also mentioned ice as second issue to symbolize that the coldness and indifference towards one another will also be enough to bring an end to this world. और जो आइस है वो भी इस दुनिया को खत्म कर देगा। Too much fire and passion can quickly consume a relationship, while cold indifference and hate can be equally destructive. मैं आपको बताता हूँ, हमारे मन के अंदर जो नफरत होती है वो सामने वाले को एक ही बार में खत्म नहीं करेगा, लेकिन धीरे 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 आइस क्या होता है, धीरे धीरे किसी चीज को डिस्ट्रॉय करती है, और फायर एक ही बार में जला के राख कर देगा। तो आइस हमारे लाइफ के वो सारे डिमेरिट्स को बताता है जो कि धीरे धीरे हमको खत्म करता है। ठीक है, और फायर जो क्विकली हम लोगों को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब शुरू से इसको करते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. कहा जा रहा है, the poet is analyzing about the end of the world. धरती का जो, पृथ्वी का जो विनाश है, ठीक है ना, उसको एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे पोएट, और कह रहे हैं the poet provides and deals with two possible causes for the end of the world. धरती के, पृथ्वी के खत्म होने का, सॉरी, अर्थ के खत्म होने का दो पॉसिबिलिटी हमारे पोएट बता रहे हैं, एक तो फायर और दूसरा आइस। ठीक है, he considered the age-old question of whether the world will end in fire or in ice. सदियों पुराना ये कॉन्सेप्ट है कि जो पृथ्वी का विनाश है वो फायर से होगा या आइस से होगा। हाँ, 92, थैंक यू, धन्यवाद करती तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता ना। He considered, ठीक है, both the two regions contrast each other and are equally opposite to each other. Contrast मतलब आपको पता है कि आइस और फायर दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, और साथ ही साथ क्या है, विरोधाभासी भी हैं और अपोजिट भी। On one side of the debate are those people who are in favor of fire. They believe that it will be the heat and the passion which will lead the humanity, the world to end. On the other side of the debate are those people who favor ice and feel that it will be the ice which will freeze the world. कहा जा रहा है, जो फायर को सपोर्ट करते हैं, आग को सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि जो आग का पैशन है, ठीक है, पैशन मतलब कि जुनून होता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से बताया जा रहा है कि जो फायर है वो जल्दी से किसी भी चीज को जला के राख कर देगा। इंस्टेंट डिस्ट्रक्शन हो सकता है, तुरंत डिस्ट्रक्शन हो सकता है उससे, ठीक है। लेकिन जो आइस है वो बेशक धीरे धीरे ही अपना असर दिखाए, लेकिन वो भी फ्रीज करके पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। आइस एज आप लोग जानते हैं, हर 10 से 20 हजार सालों में आइस एज आता है, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट है, मैं भी नहीं बताऊंगा, इसलिए पहले ही बोल दिया, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है। वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया कौन सी क्षेत्र की मूवी, ये बात तो मैं भी मानता हूँ। धरती पे बोझ, पृथ्वी पे बोझ, इतने लोग। भाई धरती को जल्दी ठीक करिए, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ उसको, देखता हूँ तो मेरा बहुत अच्छा लगता है उस बच्चे को। जरूर लेके आना बेटा उसको, कहना कि सर ने सरप्राइज रखा है तुम्हारे लिए, जरूर आएगी। ये कमाल है भाई, बुखार में तो लोग भगवान को याद करते हैं।
नहीं, धरती इज अ नाइस गर्ल। दुनिया में हर आदमी अपनी किस्मत लेके आता है, समझ रहे हो ना? हर इंसान, कोई भी धरती पे जो जन्म लेगा ना, और धरती तो खुद ही धरती है, हर आदमी अपनी किस्मत लेके आता है। समझ सकते हैं सब? अरे वाह, ये तो धरती खत्म भी कर दी इन लोगों ने अपने बात करके। वाह बेटे, देखिएगा, फ्रॉस्ट इज प्रोवाइडिंग अ पावरफुल स्टेटमेंट। जो राइटर है, पोएट है, वो एक पावरफुल स्टेटमेंट दे रहे हैं ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ग्रीड एंड जेलसी। ग्रीड मीन्स लालच, जेलसी मतलब की जो जलन या ईर्ष्या। He is saying that above anything else, even hatred, which is the fate of humanity, is most likely to lead the world to the demise. जो hatred का मतलब होता है घृणा, नफरत, वो अपने अंदर अकेली इतना बड़ा कॉज है जिससे कि पूरे के पूरे धरती का, पूरी ह्यूमैनिटी का, मानवता का विनाश हो सकता है। केवल नफरत, हमारे अंदर जो नफरत है, घृणा है एक दूसरे के प्रति, भाई बहनों से घृणा करता है ना? बहन भाइयों से लड़ते रहती है, दोस्त एक दूसरे से घृणा करते हैं, पड़ोसी के घर में कार आ जाए, हम लोग क्या करते हैं? हमेशा घृणा का वातावरण बना हुआ है, ठीक है? और इस घृणा के चलते ही मानवता का विनाश हो जाएगा। मानवता या ह्यूमैनिटी इसीलिए एग्जिस्ट कर रही है कि लोगों का एक दूसरे के प्रति विश्वास या प्रेम बना हुआ है, ठीक है ना? अब निश्चित रूप से बेटा, सड़क पे कोई जा रहा है तो अगर आप अच्छे हो तो ये तो नहीं चाहोगे ना चलते चलते मर जाए, चलते चलते कुछ हो जाए, नहीं चाहेंगे हम लोग ऐसा। लेकिन जो आदमी निगेटिव थिंकर होते हैं ना, वो हमेशा उल्टा सोचते हैं। किसी बच्चे के 90% मार्क्स आए हैं, तो अगर वो उससे रिलेटेड नहीं होगा ना, तो एक बार सीधे निगेटिव बात पे जाएगा। मार्कशीट देखी तुमने? नहीं तो क्यों झूठ बोल रहा होगा? ये आदमी के अंदर का कैरेक्टर दिखाता है, समझ रहे? बहुत लोग निगेटिव चीजें सोचते हैं और इसी को घृणा या जेलसी करते हैं। बेटे आपको मंडे को सारा टेस्ट मिलता है ना, आपको सारा टेस्ट। अच्छा, ये टेस्ट के बदले कुछ इनाम मिलता है अगर आप? नहीं? कितने भाई बहन हो आप? 3 बहन या 1 भाई भी है? भाई कितने साल के थे? छोटे। बेटे कॉम्प्लान पिलाओ, इंस्टीट्यूट में लेके आओ। मैं बस भाई बहन के बारे में इसीलिए पूछता हूँ ना कि कैंडिडेट और मिल जाए बस। अब क्या करें, किसान आदमी तो खेती के बारे में ही सोचेगा ना, उसको रॉकेट। हाँ ठीक है बेटा, उसको बुलाइए, हार्दिक स्वागत है उसका। उनको कहिएगा ना कि वो है ना अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना चाहती है, तो थोड़ा उनको मैनेज करना पड़ेगा, उससे ज्यादा तो कुरकुरा में खर्च कर देते हैं। बट इफ इट हैड टू, स्ट्रेंजर 2 देखिएगा, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इट आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। देखिएगा, पेरिस का मतलब होता है डाई, मौत, बिल्कुल। सफाइस मतलब बी सफिशिएंट। पेरिश, PERISH, पेरिश मतलब होता है डाई, मर जाना, डेथ। सफाइस मतलब बी सफिशिएंट मतलब पर्याप्त होना कोई चीज, ठीक है? डिस्ट्रक्शन मतलब वाइपिंग आउट और वूटिंग आउट। डिस्ट्रक्शन मतलब बिल्कुल खत्म हो जाना, जड़ समेत सब कुछ नाश हो जाना, विनाश हो जाना। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, ये दूसरा स्टेंजा और इसी में चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरे ध्यान से सुनिए। The poet is very much sure of the destruction of the humanity. Poet इसमें तो श्योर है कि भाई कुछ होना हो, मानवता का तो अंत होना ही होना। ह्यूमैनिटी किस चीज पे डिपेंड करती है? लोगों का एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है, भाईचारा है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर ये प्रेम ही खत्म हो गया और हर जगह घृणा का वास हो गया, तो ह्यूमैनिटी तो खत्म होगी ही होगी। The first talks about the destruction caused by fire, and in case this fails, the ice will result into hatred that will end humanity
1 डे। अगर फायर से धरती का विनाश नहीं होता तो हेटेड या घृणा रूपी जो आइस है या बर्फ है उससे तो धरती का विनाश पक्का है। अगर एक जगह से बचे तो दूसरी जगह से विनाश जरूर है। ठीक है बेटा 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा शांत रहो, डिस्टर्ब मत। हेट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इज जस्ट एज पावरफुल एज डिजायर। हमारी जो चाहत, डिजायर के लिए जो एग्जैक्ट वर्ड होती है ना वो होती है विश का मतलब इच्छा, डिजायर का मतलब था चाह। इच्छा छोटी चीज, डिजायर मतलब उस चीज को पाने के लिए कुछ भी करना। समझ रहे हैं? अगर आपको आज 1 लाख रुपए की जरूरत है और अगर विश है तो आप इच्छा है कुछ ना कुछ करोगे, लेकिन डिजायर होगी तो तलब लगे क्या वो लेना है, किसी भी कीमत पे लेना है हमको, कहीं से भी आएगा। ठीक है, मास्टर से नहीं मिलेगा, नहीं उतना बजट, देख ले कुछ नहीं है, देख कुछ नहीं, सब मुस्सा हुआ है। While desire consumes quickly, अब देखिएगा desires consumes quickly, hate is just as great and powerful, in fact by ending the poem with the concept of it। जो desire है वो है fire, desire is fire। हमारी जो चाहत है, जैसे नहीं होता किसी चीज की तलब लगी तो पाना है तो भाई बस छोटे बच्चे जिद कर ले, धरती जिद कर ले, पापा चॉकलेट चाहिए, पापा जाए अब रात को 12 बजे कहीं भी चॉकलेट चाहिए तो चाहिए। अब वो बच्चा तब तक नहीं सोएगा जब तक चॉकलेट नहीं मिलेगा। ऐसा करती चूल्हे में चले जाते हैं हम लोग। आदमी तब नखरे दिखाता है ना जब कोई सुने उसकी। हम लोग बचपन में भी कोई नहीं सुनता था, क्या हुआ चॉकलेट चाहिए, रोटी खा, टिकट 2 टिकट खा, कोने में पड़ा रहा। तो बचपन में वो जमाना ही ऐसा था। फिर अरे सॉरी सर, फिर बोल, हाँ ठीक। देखिए बेटे अपने काम पे ध्यान देना, तो फालतू बातों पे क्यों ध्यान देती, काम पे ध्यान। तो ये कहा जा रहा है कि जो डिजायर है उससे भी ज्यादा जो आइस फायर को रेफर कर रहा है, उससे धरती के मानवता के खत्म होने का तो चांस है। लेकिन जो हेट है ना, पोएम के लास्ट में हेट को ज्यादा एम्फेसाइज किया गया, मतलब ज्यादा जोर दिया गया। जो हेट है वो आइस है, निश्चित हेट को आइस बताया गया है और डिजायर को फायर बताया गया है। एकदम बिल्कुल क्लियर रखिएगा, हेट को आइस और डिजायर को फायर। Frost directs the readers to the sigh yet restrained devastation that hate can produce. Hate can occur and linger in people's mind and heart for years, sometimes even lifetime. आपको मान लो बेटा किसी चीज की चाहत होगी, डिजायर मन में कि हमको ये पाना है, ठीक है, तो वो मिल गया, काम खत्म। या पूरे हाथ पांव हमारे नहीं भी मिला तो थोड़ी देर में आपका मन शांत हो जाए। लेकिन जब नफरत किसी के प्रति आपने मन में पाल रखी तो सदियों तक, जब वो नफरत तो कभी खत्म नहीं होनी ना, नफरत तो हमेशा बढ़ते रहती, घटते रहती, लेकिन नफरत रहती जरूर, नफरत खत्म नहीं होती कभी। तो वो क्या होगा, आपके मन में, आपके अंदर वो हमेशा घर कर जाएगा और धीरे 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 आपको खोखला करता रहेगा, आपको खत्म करता रहेगा। ठीक है, तो डिजायर एक फायर की तरह जलता है और बुझ जाता है, आइस लंबे समय तक आपको नुकसान पहुंचाएगा। समझ रहे हैं? जो कि आपका हेट है, आपकी नफरत है, नफरत धीरे धीरे करके आपको खत्म करता रहे। Hate can occur and linger in people's mind and heart for years, sometimes even lifetime. Hate is presented as living the ability to lead to the destruction of the world if it were to happen for a second time, again providing a powerful warming against this human fallacy or misunderstanding. अगर फायर से नुकसान नहीं होता है तो हेट निश्चित रूप से, ये जो आइस है निश्चित रूप से मानवता का विनाश करेगा। ठीक है, इसलिए हमको ज्यादा किससे बचना है, हेट से, आइस से बचना है, मतलब हेट से बचना है। ठीक है, और भी कुछ चैप्टर इसमें? बेटा फायर थोड़ी है जो आग में कूद जाएंगे आप। A tiger in the zoo तो बेटा पढ़ाया था चित्र, याद होगा आपको, याद है आपको स्टोरी A tiger in the zoo poem? मानसी पता है या नहीं पता?
A tiger in the zoo. Okay. बेटा और टाइगर इन द जू याद है ना आपको? अच्छी तरह से गाना गाओ, बताओ जरा, थोड़ा बताओ।